हम जो है बुक जो तीसरे नंबर की किताब है हमारे उसका पार्ट पढ़ रहे हैं, और जो पहले वो पार्ट पढ़ रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको पूरे जो है आपको डेली याद करना है ना। पहले बुक से जो हमने एक पार्ट पढ़ लिया, दूसरी बुक से भी एक पढ़ लिया, और अब ये तीसरी बुक से पढ़ रहे हैं हम। 3 किताबें हैं अपनी, उसमें तीसरी बुक का जो है अध्याय 13 हम पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। ठीक है, हमें इस महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के इतिहास में जो है एक अकेले व्यक्ति को क्या है, राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है, और वो व्यक्ति कौन है, महात्मा गांधी है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरिबाल्डी को, अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन को, और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में ही ची मिन्हा को जोड़कर देखते हैं। अब देखिए, आपने गैरिबाल्डी के बारे में जो है अपन ने जब 11वीं क्लास में विश्व का इतिहास पढ़ा था तो उसमें देखा था कि गैरिबाल्डी ने किस प्रकार इटली के निर्माण भूमिका निभाई। फिर ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका की जो स्वतंत्रता युद्ध चला तो उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन की भूमिका रही, वो औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति के अंदर, और जो है ची मिन्हा को भी जो है इन्होंने वियतनाम के अंदर देखा। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र के पिता माना गया, और इसी प्रकार जो है भारत में आज़ादी दिलाने का श्रेय जो है महात्मा गांधी को जाता है। महात्मा गांधी को भारत की आज़ादी से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए जो है भारतीय जो है राष्ट्र का पिता के रूप में किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी को जाना जाता है। ये सभी को पता है। चूँकि गांधी जी स्वतंत्र संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित थे, अतः उन्हें दिए गया विशेषण गलत नहीं है। अब देखिए, आप सबको पता है, हम इतने छोटे से बड़ी क्लास में आ गए, सीनियर सेकेंडरी में आ गए, और अब तक आप जो है पढ़ चुके हैं महात्मा गांधी ने स्वतंत्र संघर्ष में भाग लेने वाले नेताओं में सर्वाधिक जो प्रभावशाली के रूप में भूमिका निभाई तो महात्मा गांधी ही थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन, अहिंसा को जो है बल बनाकर जो है हमारे देश को मुक्ति दिलाने की कोशिश की थी। हालांकि वॉशिंगटन अथवा हो ची मिन्हा की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन व्रत उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। और अब जो कह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी है उनका जो जीवन है, राजनीतिक जीवन, वो उसी समाज में पनपा जहाँ वो रहते थे, क्योंकि जो है उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, पहले उन्होंने यही कहा तुम समाज की स्थिति को देखो, उसके बाद तुम किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लो। तो जो है महात्मा गांधी का जीवन कैसे संभला, समाज में ही संभला, और समाज के लिए उन्होंने कुछ करने की कोशिश की थी। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। और अभी ये कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी जो है महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो केवल क्या बनाता है, इतिहास बनाता है, बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। और वो भी उस इतिहास वाले उस समय जो घटित घटनाएं हैं उसके अंदर क्या करता है, वो भी ढल जाता है, यानी कि जो है स्वयं इतिहास बनाता है। एक इतिहास रचता है कि महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद करा, तो ये हमारे लिए एक इतिहास है जिसे हम याद करते हैं, और उनकी जब पुण्यतिथि आती है या उनका जन्मदिन आता है तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको हम याद करते हैं। तो जो है एक इतिहास के रूप में जो है हम उनको जानते हैं। इस अध्याय में 1915 से लेकर 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया है। अब मतलब हमको 1915, आपको ध्यान रखना है, हमको कहाँ से इसके अंदर पढ़ना है, 1915 से लेकर 1948, यानी कि जो है महात्मा गांधी जब दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा करके आए तो 1915 से वहाँ से जो है महात्मा गांधी को हमको पढ़ना है यहाँ पर। और जो है आज़ादी का संघर्ष 1947 यानी कि 1948 में जब उनकी मृत्यु हो गई वहाँ तक के बारे में हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन व्रत तथा वह जिन सामाजिक आंदोलन से जुड़ा है के पुनर्निर्माण में करते हैं। और अब जो है इस पार्ट के अंदर जो है हम जो स्टूडेंट है किस किस प्रकार अलग अलग पड़ाव से जो है इतिहासकार जो है उसने जो है महात्मा गांधी से संबंधित जो भी आंदोलन थे ना उनको जो है हमारे समक्ष रखा है, और दूसरा जो है उनसे हमें कैसे सीख लेनी है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ पर जो है एक चित्र दिया है। मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती किनारे
अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बात करते महात्मा गांधी। अब देखिए जो दांडी यात्रा के रूप में जो जाना जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस पार्ट के अंदर कि दांडी यात्रा क्या थी, नमक तोड़ो कानून किस प्रकार जो है महात्मा गांधी ने चलाया, कितने लोग गए थे, कितनी दूरी पर जो है और कहाँ से कहाँ समाप्त हुआ था, इन सब के बारे में हम इस पार्ट के अंदर चर्चा करेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट हमें देखना है, स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। मैंने आपने कहा था आपको कि जो महात्मा गांधी थे वो जो है दक्षिणी अफ्रीका गए थे, विदेश यहाँ शब्द यूज़ किया, तो आपको ध्यान रखना कि दक्षिणी अफ्रीका वो जो है वकालत करने गए थे और उसके बाद जो 1915 में वो कहाँ है अपनी गृह भूमि यानी कि जो है अपने देश भारत में वो आ गए थे। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे, बाद में वे इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बन गए और अब जो है वहाँ वकालत करने गए थे, लेकिन वकालत करते करते भी उन्होंने काले घोरों के कानून के लिए वहाँ पर भी जो है संघर्ष किया था, क्योंकि उस समय जो है अंग्रेजों का शासन था और काले घोरों की नीति अपनाई जाती थी, तो वहाँ पर भी जो है उन्होंने नेता की भूमिका अपनाई। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवेंसन ने टिप्पणी की है कि दक्षिणी अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, और जो अब ये कह रहे हैं इतिहासकार जो है चंद्रन देवेंसन कि दक्षिणी अफ्रीका में ही जो महात्मा गांधी जी को जो है कि क्या बनाया गया, महात्मा बनाया गया। दक्षिणी अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशेष तकनीकी का इस्तेमाल किया, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातीय और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। और अब जो है जाति पाति के नाम पर जो भेदभाव होता था, धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता था, और इन सब के विरोध क्या किया उन्होंने आंदोलन किए। और दूसरा आपस में जो है प्रेम सौहार्द से रहे ऐसी उन्होंने जो है बातें की। महिलाओं के साथ भी जो भेदभाव अत्याचार रहा था उनके लिए भी जो है कई सारे उन्होंने चेतावनियाँ दी, तो आपको ध्यान रखना है। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था, और 1893 में वो कहाँ गए थे, दक्षिणी अफ्रीका गए थे, ठीक है, अपनी वकालत की पढ़ाई करने। और अब जब 1915 में जब वो भारत लौटे तो भारत की स्थिति क्या एक अलग प्रकार की, क्योंकि अब जो है भारत में किसका शासन है, अंग्रेजों का शासन है, तो स्थिति क्या है, बिल्कुल उलट पलट है। यद्यपि यहाँ अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यहाँ राजनीतिक दृष्टि से कई अधिक सक्रिय हो गया था। अब ये यूँ कह रहे हैं कि जो भारत है अभी भी क्या था, ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी कि भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन अब क्या है राजनीतिक दृष्टि से कई अधिक सक्रिय हो, क्योंकि छोटे छोटे जो है हमने देखा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी है ना, यहाँ पर 1915 से हमें पढ़ना है, लेकिन 1857 की क्रांति जब हुई तो कई सारे जो है छोटे छोटे नेता बन चुके थे, और 1893 में जब वो गए तब भी जो है स्थिति तो अलग थी, लेकिन अब जो है नेता के रूप में जो है गांधी जी को जब वो लौटे तो कई सारे लोग देखने को मिले, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर गांधी जी भी जो है स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जो है अपने आप को सक्रिय कर लिया उन्होंने। हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, देखते चलिए आप। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी, और अब देखिए जब वो आए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हो चुकी थी। आपको बता दूं मैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 के अंदर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, बम्बई के अंदर हुई थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी जब वो गए थे, लेकिन अब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है, सब जगह पर शाखाएं फैल चुकी थी। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, और अब जो है 1905 से लेकर 1907 के बीच में जो है स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने क्या कर लिया, व्यापक रूप से जो है आंदोलन को कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। अब देखिए स्वदेशी अपनाओ, यानी कि जो है अंग्रेजों ने जो भी उपजाया पनपाया है ना हमसे छीन कर, उन सब का क्या करने के लिए बात की, उन्होंने बहिष्कार करने की बात की, और हमारे देश की जो चीज़ें हैं उनके प्रयोग की बात कही, तो वो उस चीज़ को क्या बोला गया, स्वदेशी कहा गया, और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कपड़ों की होली जलाई गई है ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो जब ये सब आंदोलन हुए तो इससे क्या हुआ, कई सारे नेताओं का जन्म हुआ। तो अब वो नेता कौन कौन है आप देखिए। महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, सब नाम सुना है इनका।
बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है ये तीनों गरम दल के नेता हैं, लाल, पाल और बाल। ठीक है, इनको जो है, इन तीनों की जो है स्वतंत्रता आंदोलन प्रमुख भूमिका रही, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन तीनों का ये जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। देखिए, तीनों ही अलग दिशा के, एक महाराष्ट्र के, एक बंगाल के और एक पंजाब के हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो उनकी भावनाएं थी वो क्या थी, एक जैसी थी, लेकिन जो उनकी जो मजबूती थी वो काफ़ी जो है संघर्षशील थी। इन नेताओं ने जहाँ औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। अब देखिए, जो ये तीनों जो हैं, इनके जो साथी हैं वो गरम और उग्र नेता हैं कि मार के और खदेड़ के अंग्रेजों को बाहर निकालने के समर्थक थे, और दूसरी ओर एक उदारवादी दल है जो नरम स्वभाव के, जिन्हें नरम दल के नाम से जाना गया। वो क्या करते रहते थे, हमेशा जो है अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहते थे, शांतिपूर्वक हर कार्य करना चाहते थे। तो इसका मतलब वो जो हिमायती विचारधारा के थे, यानी कि वो शांतिपूर्वक हर काम को करना चाहते थे। इन उदारवादियों में गांधी जी के माननीय राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। और अब आपको देखना है कि जो है ये जो उदारवादी है, उनमें सबसे पहला नाम हम महात्मा गांधी के लेते हैं। वो जो है अहिंसा से देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। और जो महात्मा गांधी के जो गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, और जो उनके साथ थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब जो है उदारवादी, यानी कि जो है अंग्रेजों को बातचीत करके और समझाइश से जो है देश से निकालना चाहते थे। पर ऐसा संभव नहीं हुआ। आप जो है आगे पढ़ेंगे तो कई सारी क्रांतियाँ हैं और उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, भारत को छोड़ना पड़ा। जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। और अब जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, अली जिन्ना है, ये भी जो है गांधी जी की तरह एक क्या एक वेल ट्रेंड वकील थे तीनों। गोखले ने गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सके। अब देखिए, मैंने आपको ये बोला कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो गांधी जी के क्या हैं, गुरु जी हैं। और जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से आए और गांधी जी ने जब भारत की जो स्थिति देखी कि जो है देश गुलाम बना हुआ है, तब गांधी जी को जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या सलाह दी कि वो 1 साल तक जो है ब्रिटिश भारत की यात्रा करे और वहाँ की स्थिति को समझे, उसके बाद ही किसी आंदोलन में जो है सक्रिय हों। क्योंकि जब तक आप स्थिति नहीं समझते तब तक आप क्या किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप करते तो उसका परिणाम क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें ब्रिटिश भूमि की जो है यात्रा करने और स्थिति को समझने की सलाह दी। पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। अब देखिए, जो महात्मा गांधी ने अपनी पहली महत्वपूर्ण उपस्थिति, यानी सबसे पहले किसी भारत में किसी समारोह में भाग लिया, तो 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो समारोह चल रहा था उसके अंदर उन्होंने भाग लिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। अब समारोह में गए तो समारोह में जो है उन्हें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, उनसे भी जो है उनकी मुलाकात हुई। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। और गांधी जी को वही मेहमान बना के तो बुलाया गया, लेकिन सब जाने माने हस्तियां वहाँ पर बैठी थी, उन सब के बीच में क्या है, गांधी जी की स्थिति अज्ञात जैसी बनी हुई है। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं बल्कि दक्षिणी अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया। अब वो वकील बन के भारत में बहुत सारे वकील होंगे, उस आधार पर उनको जो है चीफ गेस्ट बनाकर नहीं बुलाया गया, बल्कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ जो आवाज़ उठाई और जो है जाति पाति के बीच में जो है नीति आंदोलन किए, उसके आधार पर जो है उनको यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम के अंदर क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। गांधी जी वो कहाँ गए, समारोह के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए और उनको दक्षिणी अफ्रीका में जो भी उन्होंने प्रयास किए आंदोलन के, उसके लिए उनको आमंत्रित किया गया था। आगे देखिए, जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। और अब जो है
क्योंकि जो है उस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में जो है सभी जो भाषण देने वाले होंगे, हो सकता है जो है अच्छे लोगों के बारे में तारीफ़ भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है उन्होंने गरीब मजदूरों के खिलाफ जो है, जो किसी ने नहीं बोला तो जो है खरी खोटी क्या सुना दी उन्होंने। जो जो लोग थे उनको जो है उन्होंने अपने भाषण से इस प्रकार के जो है बातें कही कि जो है सभी लोग क्या हो गए, उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहाँ धनी व सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। अब विश्वविद्यालय बना है जब कई सारे विद्यार्थी पढ़ने आएंगे, तो उन्होंने उसकी तारीफ तक की कि भाई सजे संवरे हैं, लाखों गरीबों की जो है भारतीयों की जो है अनुपस्थिति के बारे में बोला भाई जो है यहाँ पर सभी जो है आए हैं उद्घाटन समारोह में, सब प्रतिष्ठित व्यक्ति है, धनी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो है गरीबों की ओर कहीं भी ध्यान किसी ने आकृष्ट नहीं किया। तो उनके बारे में इन्होंने चर्चा की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति अब तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दे। और अब जो है अलंकरण मतलब जो है एक आभूषण की उपाधि थी कि जब तक आप अपने आप को महान समझना नहीं छोड़ेंगे और अपने आप को धनी समझना नहीं छोड़ेंगे और किसी गरीब की ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे, तब तक जो है कोई मतलब नहीं है। और जब आप इन अलंकरणों से, इन धनी, इससे बाहरी भौतिक आवरणों से अगर मुक्त हो जाएंगे, तब आप हम वतन यानी कि आपको जो देश के निवासी हैं उनकी भलाई में जो है अपना जीवन लगा देंगे। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। और अब जो है वो कह रहे हैं कि जो है हमारे लिए स्वशासन का अभिप्राय यानी कि हमारा खुद का शासन हो। इसका मतलब ये होगा कि हम जो किसान हैं उनका जो मजदूरी श्रम यानी कि उनकी मजदूरी का जो लगभग संपूर्ण भाग है उसका लाभ हम स्वयं और अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। और वो कह रहे हैं कि जो हमारी मुक्ति है वो किसानों के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस वक्त जो है किसानों का शोषण हो रहा था। किसानों से खेतियाँ करवाई जाती थी, उन पर लगान लगाए जाते थे, कम श्रम पर जो है अधिक परिश्रम करवाया जाता था, उनसे जो अनाज होता था उस पर भी टैक्स लेते थे और जो वो अनाज होता था या जो भी वो चीज़ें फसल उपजा रहे हैं उसको कम कीमतों में खरीदते थे, फिर बाज़ार में ले जाते थे, अपने वहाँ से जो है सामान को उसको विकसित करते वो अपने हिसाब से डालकर हमारे देश में लाकर बेच देते थे। तो इससे जो नुकसान हो रहा था वो सबसे ज़्यादा किसानों का हो रहा था। ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। और अब जो है हमारी भारत माता की जो भूमि है उसको वकील, डॉक्टर सुरक्षित नहीं रख सकते। सुरक्षित रखने वाला करता था हमारा किसान है। तो हमारे किसानों को उस समय बहुत शोषण हो रहा था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था। और अब जो है कह रहे हैं जो बनारस विश्वविद्यालय में किसी को चीज़ का उद्घाटन है तो आप समझ ही सकते हैं कि उस दिन क्या हो रहा होगा, एक उत्सव त्योहार जैसा माहौल होगा, क्योंकि ये भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना को द्योतक था। और जो ये विश्वविद्यालय बनाया गया था वो भारत की जो जनता उसी के धन से और भारतीयों के प्रयासों से ही बनाया गया था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्यक हिस्से का निर्माण करने के बावजूद महाश्रोताओं में अनुपस्थित थे। और अब जो है कह रहे हैं कि जो गांधी जी है वो भारतीय जनता और भारतीय प्रयासों से जो है संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना घोतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को क्या दी, बधाई नहीं दी और न ही जो वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था उसके सुर में सुर मिलाया, बल्कि क्या किया उन्होंने उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्यक हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहाँ श्रोताओं में अनुपस्थित थे। और अब जो है उन्होंने सब जनता का ध्यान क्या आकर्षित करवाया, किसानों की तरफ ध्यान, और जो है जो श्रमिक वर्ग है उसके ओर जो है उन्होंने ध्यान आकर्षित करवाया लोगों का, क्योंकि जो है उस समय जो है वो वहाँ पर एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं थे। तो जनता का ध्यान क्या है, उन सब जो हमारे देश के एक्चुअल रक्षक है उनकी ओर उन्होंने ध्यान जो है दिलाने की कोशिश की। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था।
अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। और अब जो है ये कह रहे हैं जो है भारतीय जो राष्ट्रवाद है भाई वकील है, डॉक्टर है, जमींदार इनके द्वारा निर्मित है, क्योंकि जो सत्ताधारी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के द्वारा जो है समझदारी वाली बातें करेगी। भाई हम ये नहीं कह रहे कि जो है किसान समझदारी की बातें नहीं करेगा, वो हमारे देश का रक्षक है, वो भी करता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद के निर्माण में इन लोगों की प्रमुख भूमिका रही है। लेकिन दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो ये वक्तव्य उनकी मंशा पे जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। और अब जो ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद को जो है संपूर्ण भारतीय लोगों का एक और अधिक अच्छे ढंग से क्या है प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की क्या है स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक घोषणा थी। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। और अब जो गांधी जी ने जो नियम फर्स्ट जो भाषण दिया हिंदू विश्वविद्यालय में दे दिया उन्होंने किसानों के लिए, तो ये जो व्यवहार में लाने का जो है पहला मौका था। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस के बिहार में चंपारण से आए किसानों ने व अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। और अब जो है 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में गए, तब वहाँ पर जो है बिहार में चंपारण नामक जगह है, आपको जो है मैप में भरने को लिए आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये हमारा भारत का नक्शा है ना, यहाँ पर हमारे इस तरफ जो है बिहार है, तो वहाँ पर जो है चंपारण नामक जगह है। तो चंपारण के अंदर से एक किसान आया और किसानों ने बताया कि जो चंपारण जो है वहाँ नील की खेती होती है और नील की खेती के कारण जो है अंग्रेजों का काफ़ी अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो अब गांधी जी जो है चंपारण जाते हैं और सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह होता है, जहाँ पर जो है किसानों को नील की खेती से मुक्त कराया जाता है। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आगे असहयोग की शुरुआत और अंत, यानी कि असहयोग आंदोलन और असहयोग पहला गांधी जी का कैसे सत्याग्रह हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको जो है बिल्कुल सीरियसली होकर पढ़ना है। पहला जो है सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा है, तो चंपारण सत्याग्रह माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। अब जो है 1917 में जो है उन्होंने किसानों को अपनी पसंद की खेती या फसल जो है कि उगाने की जो है आज़ादी दिलाने में निकला, क्योंकि जो है उस समय नील की खेती जो है काफ़ी जोरों पर थी और अंग्रेज जो है हर किसान नील की खेती उगाने के लिए जो है परेशान करते थे। इससे जो है हमारी भारतीय जो कृषि अर्थव्यवस्था थी वो जो है अस्त व्यस्त होती जा रही थी। तो इस बारे में हमें ध्यान रखना है। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियान में संलग्न रहे। और 1918 में जो है गुजरात के थे गांधी जी, तो वहाँ पर जो है 2 अभियान हुए, उसके अंदर वो क्या रहे संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्यों से किसानों का लगान माफ़ करने की मांग की। एक तो देखिए उन्होंने जो है अहमदाबाद के अंदर मजदूर मिल जो है आंदोलन चलाया, ठीक है, और दूसरा उनका जो सत्याग्रह था वो खेड़ा सत्याग्रह था। तो ये 1917 और 18 के बीच में हुए थे। तो ये सत्याग्रह जो है उनके दोनों ही सत्याग्रह गुजरात के अंदर हुए थे और दोनों ही किस कारण हुए ये पता है कि एक जो है अहमदाबाद जो मिल मजदूर वो कपड़ों की मिल के अंदर जो काम करने वाले मजदूर है, काम बेहतर करने पर भी जो है जब उनको सालाना जो अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी उसकी मांग के लिए जो है उन्होंने सत्याग्रह करा। दूसरा जो है खेड़ा के अंदर फसल चौपट होने पर राज्य किसानों का लगान माफ़ करने के लिए जो है उन्होंने सत्याग्रह करा था। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी की एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिकों शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कई अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। और अब जो है अभी तक तो गरीबों के लिए छोटे छोटे स्तर पे आंदोलन कर रहे थे और आगे चलकर 1919 में औपनिवेशिक जो शासक थे उन्होंने गांधी जी की झोली में यानी गांधी जी के समक्ष ऐसी बात रख दी कि वो जो है एक बड़े आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आ गए। 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब देखिए जो है
एक तो प्रेस क्या है, अखबार छापना। तो उस समय जो है कुछ भी लिखित वर्ग जो है उसको छापने से मना कर दिया। अगर क्यों मना किया अंग्रेजों ने? क्योंकि जो है उस लिखित वर्ग के अंदर क्या है, क्रांतिकारी बातें हुआ करती, जिसको से जन आंदोलन समझने लगे, पढ़ने लगे, और उससे क्या है, अधिक जगह पर क्रांतियाँ होना शुरू हो गई। कई जगह पर छोटे छोटे नेता उभर कर सामने लगे। इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, प्रेस की जो आज़ादी थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद जो है उन्होंने बिना किसी जो है गलती गुनाह कर क्या कर दिया, काला कानून रोलेट एक्ट चला, जो 1919 में था, आगे हम पढ़ेंगे। तो रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में जो है बिना किसी की गलती पर भी क्या कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। तो कई सारी समस्याएं लोगों के सामने आने लगी। अब सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रोलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। और रोलेट एक्ट कब चला? 1919 में। और ये काला कानून था, आपको ध्यान रखना है। और इस कानून के तहत क्या होता था कि बिना किसी गलती के किसी को भी सिर्फ शक के गुनाह पर क्या कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था, कारावास में बंद कर दिया जाता, जिसे रोलेट एक्ट या काला कानून कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। अब जो है उत्तरी पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ क्या बंद हो गया, कर्फ्यू लगा दिया गया है ना, दुकानें बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, और सबका जीवन लगभग ठहर सा गया था आंदोलन की स्थिति में। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी। अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे। और पंजाब में भी जो है युद्ध की स्थिति बनी, क्योंकि पंजाब में जो है अंग्रेजों की जो है वही उस समय जो है अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पे आक्रमण कर लिया। तो किसी को पता नहीं था, तो लोगों ने जो है अंग्रेजों की सेवा की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो लोग भी सेवा के बदले क्या चाहते थे, धन दौलत पैसा चाह रहे थे अंग्रेजों से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसकी जगह उन्हें रोलेट एक्ट दिया गया, और जो है सेवा करने के बजाय पैसा नहीं दे के क्या दिया गया, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या मतलब, बिना किसी गलती के जेल में बंद कर दिया जाने लगा। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया, और अब जब गांधी जी पंजाब में भी उनका समर्थन में गए, तो गांधी जी को भी पुलिस में बंद कर लिया। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और जो कांग्रेस के जो भी नेता थे छोटे छोटे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई। अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। और अब देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, पंजाब में गए गांधी जी, 1919 की बात है, ठीक है। और जो है ये जो किसानों को बिना उसके रोलेट एक्ट जो चल रहा था, और पंजाब के जो किसान थे या पंजाब के जो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, पैसा देने के बजाय अंग्रेज क्या कर रहे थे, उनको जेल में बंद कर देते। तो वहीं पर जो 1919 में खून खराबे की घटना हुई, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, हो सकता है 13 अप्रैल को ये घटना हुई थी, क्योंकि इस किताबों के अंदर बहुत ही कम दिया गया है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुई, ध्यान रखना आपको। कौन सी घटना थी? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में घटना का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ, सभी जो है किसान क्या है जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए, और वहाँ पर जो है भाषण चल रहा था। और उसी समय जनरल डायर नामक जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने गोलियां चलवाती, और कई सारे लोग क्या हो गए, वहाँ पर शहीद हो गए। ध्यान रखना है, पढ़ते हैं, क्योंकि इस किताब के अंदर बहुत ही शॉर्टकट में बातें समझाएगी। आपको मैं जो समझा रही हूँ वो आप ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में आपको प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रपति सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। यहाँ पर गिनती 400 लोगों की, लेकिन हजारों लोग वहाँ पर उस मैदान के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर जो इकट्ठे हुए थे और मारे गए थे, ये हमको ध्यान रखना है। रोलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी की एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। और अब जो है गांधी जी जो है
इस जलियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी विवाद हुआ। भगत सिंह भी जो थे एक छोटे से बालक थे और उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो पंजाब में ही रहते थे भगत सिंह भी अमृतसर में, इस हत्याकांड से वो भी प्रभावित होकर जो है क्या हुए, एक राष्ट्रवादी युवा नेता के रूप में उभर कर आए थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गांधी जी भी जो है इस हत्याकांड के बाद जो है असहयोग की मांग करने लगे अंग्रेजों के प्रति। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे उनसे आग्रह किया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं तक कर ना चुका। और अब गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों के स्कूल में भी मत जाओ, कॉलेजों में भी मत जाओ, उनकी कोर्ट में भी मत जाओ, और जो है उनके जितने भी काम है, उनके कर जो थे वो कर मांग रहे थे लोगों से, वो कर भी नहीं चुका। तो कई सारी बातें जो है गांधी जी ने उनसे मांगे की, जनता से, सामान्य जनता से की। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। और अब गांधी जी को भी ये था कि असहयोग आंदोलन चलेगा और लोग सही तरीके से असहयोग करेंगे, गांधी जी को अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे तो जो है अंग्रेज क्या करेंगे, 1 साल के भीतर देश को छोड़ के चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो है कुछ लोग तभी भी जो है अंग्रेजों के चमचे बने पड़े थे उस समय, है ना। तो ऐसे में जो है देश को आज़ादी दिलाना थोड़ा कठिन काम था। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया, जो हाल में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रति खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। और जो है अब गांधी एक आंदोलन में तो पड़े ही थे और खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। तो इस कारण जो है असहयोग आंदोलन क्या हुआ, लंबा नहीं चल पाया और असफल रहा। तो असफलता के कारण खिलाफत आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि जो एक आंदोलन पर उनका ध्यान नहीं होकर दूसरे पे फिर उन्होंने अपना ध्यान को लगा लिया। तो इस समय जो है असहयोग की जो बात चल रही थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हुई। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। तो आज आप इतना पढ़ें और इसको अच्छे से समझें। जो पॉइंट बीच बीच में मैंने बताया था 1915 से 1948 तक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम 1919 तक पहुंच चुके हैं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना है वहाँ तक। असहयोग आंदोलन 1920 में चला, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। उसके बाद जो है हम अगली क्लास में अगला पढ़ेंगे।